3 कार्बन का है, इसने यहाँ से एक कार्बन छीन लिया और 4 कार्बन का कंपाउंड बनाया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब बनता है तो इसमें कितने एटीपी यूज होते हैं और कितने NADPH यूज होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है फोटोसिंथेसिस के टॉपिक से, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को समझेंगे और इनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइट रिएक्शन और C3 साइकिल के एमसीक्यूज को समझा और इनको यहाँ पे सॉल्व किया, तो आज का जो लेक्चर है ये है C4 साइकिल, C2 साइकिल जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, और केम पाथवे। इनके सारे एमसीक्यूज हम यहाँ पे समझेंगे। और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, जैसे कि जब एक C4 साइकिल चलता है तो इसमें कितनी एटीपी और NADPH यूज होते हैं, या जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है तो इसमें कितनी एटीपी और NADPH यूज होते हैं। तो ये कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं जो कि बच्चे जो है बहुत ज्यादा तंग होते हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये बच्चों को फ्रीडम दिलाने के लिए है, यानी बच्चों की सारी दिक्कतें जो है ये खत्म होने वाली हैं। तो बच्चों, इस लेक्चर में पहले हम जनरल जो एमसीक्यूज आते हैं पहले वो सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं C4 साइकिल से। C4 साइकिल, C4 साइकिल डार्क रिएक्शन का एक तरीका है जो कि C4 प्लांट्स ने निकाला है। C4 साइकिल को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, हैच एंड स्लेक पाथवे। यानी आप लोग के लिए एमसीक्यूज आ सकता है कि C4 साइकिल का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोगों ने हैच एंड स्लेक पाथवे को सिलेक्ट करना है। हैच एंड स्लेक 2 बंदे हैं, उन्होंने C4 साइकिल को डिस्कवर किया, तो इसके नाम पे ही C4 साइकिल का नाम है हैच एंड स्लेक पाथवे। जबकि C3 साइकिल को हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं। कैल्विन क्यों? क्योंकि मेल्विन कैल्विन एक बंदा था, उसने C3 साइकिल डिस्कवर किया था। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि C4 प्लांट्स कौन से रीजन में अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, तो आप लोगों ने मार्क करना है ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल एंड ड्राई। ट्रॉपिकल एंड ड्राई रीजन में क्यों ग्रो करते हैं, इसका मैं जवाब दूंगी आगे लेक्चर में। थर्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है, इस दुनिया में जितनी भी प्लांट्स हैं उसको अगर हम काउंट करें तो उसमें कितने परसेंट जो है C4 प्लांट्स होते हैं, इसका आंसर है 1%। 1% C4 प्लांट्स हैं। फोर्थ एमसीक्यूज आ सकता है, इसमें डिफरेंट प्लांट्स के नाम दिए होंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से ऑड नंबर कोई सेलेक्ट कर लें। तो आप लोग के बुक में जो नाम दिए होते हैं उसमें से अक्सर मेज, सोरगम और शुगर केन, इनके नाम दिए होते हैं। यानी मेज, सोरगम और शुगर केन जो है ये C4 प्लांट्स हैं, तो आप लोगों ने इनको टिक करना है। फिफ्थ एमसीक्यूज क्या आ सकता है कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी वाले प्लांट्स हैं वो कौन से हैं, तो आप लोगों ने इनको आंसर करना है कि C4 प्लांट्स सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले प्लांट्स हैं। C4 प्लांट्स, इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि इनमें फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, यानी इनका फोटोसिंथेसिस फोटो रेस्पिरेशन से डिस्टर्ब नहीं होता। जब फोटोसिंथेसिस ही डिस्टर्ब नहीं होता तो इसमें ग्लूकोज जो है बनता रहता है, तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि C4 प्लांट्स जो है ये मोर प्रोडक्टिव प्लांट्स होते हैं। तो बच्चों सिक्स्थ एमसीक्यूज आ सकता है कि क्या C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन से इफेक्ट होते हैं, तो आप लोगों ने आंसर करना है नो फोटो रेस्पिरेशन, यानी C4 प्लांट्स में कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। अब कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता कि फोटो रेस्पिरेशन क्या है। फोटो रेस्पिरेशन पे मैंने डिटेल में लेक्चर दिया है, पहले आप लोग वहां जाके वो देख लें। फोटो रेस्पिरेशन जो है ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इसमें कोई ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं बनता, बल्कि ऑक्सीजन आके कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे राइबोलोज बिस्फॉस्फेट के साथ मिलके ग्लाइकोलेट बना लेता है, तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है। यहाँ पे नो फोटो रेस्पिरेशन की वजह क्या हो सकती है, नो फोटो रेस्पिरेशन की वजह है C4 प्लांट में क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी क्या है, क्रेन्स बोला जाता है क्राउन को, यानी बादशाह का जो क्राउन होता है। तो इन C4 प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उनमें कुछ सेल्स जो है ऐसा क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यानी ये एक लीफ है, इसको अगर मैं यहां से काट दूं, इसको मैंने यहां से काट दिया और इसका ये पोर्शन मैं
3D में दिखाऊं, कुछ इस तरह से। इसके सेंटर में जो है ये है वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। वस्कुलर बंडल के गिर्द कुछ थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। इन सेल्स को बोला जाता है बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स के बाहर होते हैं लूजली पैक्ड कुछ और सेल्स जिन्हें हम मीजोफिल सेल बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स। तो ये क्रैन्स एनाटॉमी है, यानी वस्कुलर बंडल के गिर्द कुछ बंडल शीथ सेल्स ने क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है और इसके बाहर जो है मीजोफिल सेल्स अरेंज हुए हैं। तो ये क्रैन्स एनाटॉमी है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से प्लांट में क्रैन्स एनाटॉमी हमें देखने को मिलती है, तो आप लोगों ने आंसर करना है C4 प्लांट्स में। अब ये बंडल शीथ सेल कैसे होते हैं और मीजोफिल सेल्स कैसे होते हैं, इनको हम यहाँ पे अलग अलग से समझ लेते हैं। यहां मैं लिख लेती हूं बंडल शीथ सेल, B फॉर बंडल शीथ सेल एंड M फॉर मीजोफिल सेल। बंडल शीथ सेल जो है ये बहुत लार्ज होते हैं। इसके अलावा मीजोफिल सेल जो है ये थोड़े स्मॉल होते हैं। बंडल शीथ सेल के अंदर लार्ज क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लार्ज क्लोरोप्लास्ट, जबकि मीजोफिल सेल के अंदर स्मॉल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसके अलावा जो बंडल शीथ सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी ये क्लोरोप्लास्ट है बंडल शीथ सेल का, इसके अंदर कोई ग्रेना मौजूद नहीं होते। ये क्या है? ये ग्रेना है। तो बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर कोई ग्रेना नहीं होते, सो हम इसको बोलते हैं एग्रेनल, एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। जो बंडल शीथ सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसमें थैलेकॉइड यानी अलग अलग थैलेकॉइड ऐसे पड़े होते हैं यहाँ पे, तो ये एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जबकि मीजोफिल सेल के अंदर ग्रेनल यानी ग्रेना मौजूद होते हैं, जैसे कि ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर ये ग्रेना है। तो ये ग्रेना जो है मीजोफिल सेल के अंदर मौजूद होते हैं उनके क्लोरोप्लास्ट में। जो नेक्स्ट है वो क्या है? बंडल शीथ सेल जो है इनके थिक वॉल्ड होते हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं, जबकि मीजोफिल सेल जो है ये थिन वॉल्ड के होते हैं। बंडल शीथ सेल्स जो है ये गैसेस के लिए यानी गैसेस के लिए एम्परमिएबल होते हैं, एम्परमिएबल, जबकि मीजोफिल सेल्स जो है ये गैसेस के लिए परमिएबल होते हैं। बंडल शीथ सेल के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं यहाँ पे कोई ग्रेना नहीं होता, तो इन थैलेकॉइड के अंदर PS1 होता है, फोटोसिस्टम 1 होता है, यानी जो बंडल शीथ सेल हैं इनके क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिस्टम 1 होता है थैलेकॉइड के अंदर, जो कि अलग अलग पड़े होते हैं। फोटोसिस्टम 1 में साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन होती है, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, जबकि मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनमें ग्रेना पाए जाते हैं। ग्रेना में PS2 और PS1 दोनों होते हैं और यहाँ पे स्ट्रोमा लेमिनी पे PS1 भी लगा होता है। तो मीजोफिल सेल में PS2 यानी फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 दोनों होते हैं। इनमें नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक दोनों किस्म की फोटोफास्फोराइलेशन हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो बंडल शीथ सेल है, क्या इसमें लाइट रिएक्शन से NADPH बनता है या नहीं? इसमें कोई ग्रेना ही मौजूद नहीं है, तो कैसे बनेंगे NADPH? यहाँ पे कोई लाइट रिएक्शन से NADPH नहीं बनता, यानी यहाँ पे कोई वाटर की फोटोलिसिस भी नहीं होती,
यानी बंडल शीथ सेल में ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होता, जबकि मेसोफिल सेल के अंदर NADPH भी बनते हैं, ATP भी बनता है और इसके अलावा वाटर की फोटोलिसिस से ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो ये इनमें कुछ डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने इसको जूम करके बनाया है। ये वस्कुलर बंडल का है, इसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं और ये थिक वॉल जो है बंडल शीथ सेल है। बंडल शीथ सेल के बाहर मेसोफिल सेल है, थिन वॉल। तो इसमें जो है कैसे होता है डार्क रिएक्शन, इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो बच्चों ये जो मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल के बाहर ये जो लीफ है, यानी ये लीफ के अंदर सब कुछ है। ये लीफ है, स्टोमेटा यहाँ से ओपन है, कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल के अंदर फास्फोइनोल पायरुवेट का मॉलिक्यूल है जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है पिपकेज। पिपकेज तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन जो है पिपकेज की मदद से फास्फोइनोल पायरुवेट के साथ होके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना लेता है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, यानी पिप जो है 3 कार्बन का है, इसलिए यहां से एक कार्बन छीन लिया और 4 कार्बन का कंपाउंड बनाया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो बच्चों अब इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, जो C4 साइकिल है ये कौन से सेल के अंदर होता है, तो आप लोगों ने आंसर करना है मेसोफिल सेल के अंदर। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड पहली दफा कौन फिक्स करता है, पहली दफा जो है मेसोफिल सेल में पिप जो है इसको फिक्स करता है। और पहला स्टेबल कंपाउंड कौन बनता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड एंड C4 साइकिल। C4 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन है, ये है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आगे जाके बुर्का पहन के, ये बुर्का पहन के किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन इसने अपने बगल में इस कार्बन डाइऑक्साइड को छुपाया है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे छुपा के, बुरके में छुपा के अब ये लेके आएगा बंडल शीथ सेल में। तो बच्चों इसकी चालाकी को देखें, मैलिक एसिड यहां से कैसे एंटर करता है बंडल शीथ सेल के अंदर, जबकि हम कहते हैं कि बंडल शीथ सेल्स जो हैं ये इम्परमिएबल होते हैं गैसेस के लिए। जब गैसेस के लिए इम्परमिएबल है तो मैलिक एसिड की एंट्री कैसे होती है, तो बच्चों इसका आंसर है कि इसमें कुछ प्रोटीन कैरियर्स लगे होते हैं। प्रोटीन कैरियर्स के द्वारा ये यहां से मैलिक एसिड आ सकता है, जबकि जो गैसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ये ना तो इसके अंदर यहां से जा सकता है और ना ही इस सेल से यहां पे आ सकता है, यानी गैसेस के लिए रास्ते बंद हैं, जबकि मैलिक एसिड अंदर आ सकता है। मैलिक एसिड के बगल में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये यहाँ पे बंडल शीथ सेल में फेंक देता है और खुद मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब बच्चों यहाँ पे पायरुवेट फिर एनर्जी यूज करके 2 ATP यूज करके फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो C4 साइकिल कहां पे चला, मेसोफिल सेल के अंदर। C4 साइकिल में फर्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने वाला है वो है पिप, और फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बना वो है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब बंडल शीथ सेल के अंदर कौन आया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आके बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में राइबोलोज बिसफॉस्फेट का मॉलिक्यूल है। तो अब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे रुबिस्को के थ्रू। रुबिस्को क्या है, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि रुबिस्को जो है
वो C3 साइकिल में होता है या बंडल शीट सेल में होता है या फिर C4 साइकिल में होता है। तो आप लोगों ने इसका आंसर करना है कि रुबिस्को जो है ये बंडल शीट सेल के अंदर C3 साइकिल में होता है। रुबिस्को जो है ये इस पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, आप लोगों ने आंसर करना है रुबिस्को। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, तो आप लोगों ने इसका भी आंसर करना है रुबिस्को। तो यहाँ पे रुबिस्को ने राइबोलोज बेस फास्फेट जो कि 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का मिलाप किया, 6 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाए 2-फास्फोग्लाइसरिक एसिड के, यानी 2PGA के। 2-फास्फोग्लाइसरिक एसिड रिड्यूस्ड होके अल्डिहाइड बना लेंगे, यानी 2PGAL 2-फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। और 2-फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड 6 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ पे ये एक चक्कर में एक कार्बन का मॉलिक्यूल छोड़ देते हैं और खुद फिर बना लेते हैं राइबोलोज बेस फास्फेट का मॉलिक्यूल, यानी 5 कार्बन का मॉलिक्यूल रीजेनरेशन कराते हैं और यहाँ पे 1 ATP यूज हो जाता है। और साथ में जब 2-फास्फोग्लाइसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 2-फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड में, तो यहाँ पे भी 2 ATP यूज होके और 2 NADPH भी यूज होता है, यानी 2 ATP और 2 NADPH यहाँ पे यूज होते हैं, जिन्हें हम रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, और 1 ATP यहाँ पे यूज होता है और 2 ATP जो है यहाँ पे यूज होते हैं। तो बच्चों अब इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं? फर्स्ट न्यूमेरिकल्स तो बनता है कि जब C4 प्लांट्स में C4 साइकिल चलता है तो इसमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है एक साइकिल में? तो एक साइकिल में 1 कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, यानी यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आए कि एक साइकिल में यानी C4 प्लांट में, प्लांट की बात हो जाए तो C4 प्लांट में जो है C4 साइकिल भी चलता है और C3 साइकिल भी चलता है, तो इससे दोनों मुराद हैं, C4 प्लांट से दोनों मुराद हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आए कि C4 प्लांट्स में कितनी दफा कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक दफा यहाँ पे फिक्स हुआ और दूसरी दफा यहाँ पे फिक्स हुआ। एक चक्कर में 1 साइकिल में C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन 2 टाइम्स होती है। ये आप लोगों ने गौर से को देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब एक साइकिल कंप्लीट होता है C4 प्लांट्स में, जब एक साइकिल कंप्लीट होता है, 1 साइकिल जब कंप्लीट होता है तो इसमें कितने ATP यूज होते हैं और कितने NADPH के मॉलिक्यूल यूज होते हैं? तो बच्चों आप लोगों ने यहां से इनको गिनना है। यहां पे 2 ATP यूज हुए हैं, 2 ये हो गए, और 1 ATP यहां पे यूज हुआ है, 1 ये हो गया, और 2 ATP यहां पे यूज हुए हैं। तो टोटल में 2, 3, 4, 5 ATP जो है एक साइकिल में यूज होते हैं। और NADPH कितने यूज होते हैं एक साइकिल में? एक दफा, यानी 2 NADPH यूज हुआ है और 5 ATP एक साइकिल में यूज हुए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, तो ये साइकिल जो है ये कितनी दफा जो है घूमता है? तो आप लोगों ने इसको आंसर करना है 6 टाइम्स। 6 टाइम्स ये, यानी ये साइकिल यहां से घूम के यहां पे एक कार्बन जो है छोड़ के ये ऐसे घूमता है ऐसे, और 6 कार्बन जब जमा हो जाते हैं तो 6 कार्बन से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। 1 ग्लूकोज इज इक्वल टू 6 टाइम्स ये साइकिल जब चलता है। तो बच्चों अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब बनता है तो इसमें कितने ATP यूज होते हैं?
और कितने NADPH यूज होते हैं। तो बच्चों अगर हमारे पास 1 साइकिल में 5 ATP यूज होते हैं 1 साइकिल में, तो ये साइकिल को जब हम 6 दफा घुमाते हैं तो इसको हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और इसी तरह यहाँ पर भी एक साइकिल में 2 NADPH यूज होते हैं और ये साइकिल जब 6 दफा चलता है तो इसमें 5 6 30 ATP जो है हम यूज कर लेते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने में, और 6 2 12 NADPH यूज हो जाते हैं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने में। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आए, ये मैं रिमूव कर लेती हूं, अगर क्वेश्चन आए कि सपोज 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने ATP यूज होते हैं और कितने NADPH यूज होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में देखा कि 30 ATP एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में यूज होते हैं। तो 30 के साथ अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर लें, 3 0 0, 3 3 9, तो 90 ATP जो है 3 ग्लूकोज के बनाने में यूज होते हैं। और यहाँ पे 12 NADPH 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने में यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम 12 के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 6, 3 1 3, तो 36 NADPH जो है वो 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने में यूज हो जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि 2 फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल अगर हम बनाएं तो इसमें कितने ATP और कितने NADPH यूज होंगे। तो बच्चों फ्रक्टोज क्या है, जब ग्लूकोज बन जाता है तो ग्लूकोज जो है प्लांट्स में यानी फ्लोएम में फ्रक्टोज की फॉर्म में मूव करता है। यानी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलके, ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा, क्या बना लेते हैं, फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल। तो फ्रक्टोज जो है ये 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनता है। तो यहाँ पे 2 फ्रक्टोज दिए हैं। 2 फ्रक्टोज का मतलब है कि 4 ग्लूकोज का हमसे ATP और NADPH मांगा है। तो यहाँ पे हमने 3 ग्लूकोज का किया। एक चक्कर में अगर 30 जो है यूज होते हैं तो इसको हम 4 के साथ अब मल्टीप्लाई कर लें, और यहाँ पर भी अगर एक चक्कर में 12 NADPH यूज होते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने में, तो यहाँ पे अगर हम 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाएं तो इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 0 0, 4 3 12, यानी 120 ATP जो है 2 फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल बनाने में यूज होंगे। और यहाँ पे 4 2 8, 4 1 4, 48 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे 48 NADPH यूज होंगे 2 फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल बनाने में। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन आ सकता है कि बंडल शीथ सेल के अंदर फोटो रेस्पिरेशन जो है क्यों नहीं होती, या C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होती। तो इसका आंसर है कि बंडल शीथ सेल के अंदर ग्रेना मौजूद नहीं है। जब ग्रेना ही नहीं है तो लाइट रिएक्शन ही नहीं हो रहा, यानी NADPH और साथ में वाटर की फोटोलिसिस जब होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो यहाँ पे नो वाटर फोटोलिसिस और नो NADPH की फॉर्मेशन, तो यहाँ से कोई ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होता। तो इसी वजह से C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। तो बच्चों क्या मेसोफिल सेल्स में जो लाइट रिएक्शन हो रहा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि मेसोफिल सेल में ग्रेना पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन होता है इससे NADPH बनता है, ATP बनता है, और साथ में वाटर की फोटोलिसिस से ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो क्या ये ऑक्सीजन बंडल शीथ सेल के अंदर नहीं आ सकता? तो इसका आंसर है कि नहीं। हमने पढ़ा कि बंडल शीथ सेल के जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल है गैसेस के लिए, तो ये ऑक्सीजन यहाँ नहीं आएगा, बल्कि ये यहाँ से जाके स्टोमेटा के थ्रू बाहर रिलीज हो जाएगा। तो इसी वजह से C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन से बच जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे जो C3 साइकिल में बंडल शीथ के अंदर
C3 साइकिल में जो NADPH यूज होता है, तो इस बंडल शीथ सेल के अंदर हमने बोला कि कोई ग्रेना ही मौजूद नहीं है, कोई लाइट रिएक्शन से NADPH और वाटर की फोटोलिसिस से ऑक्सीजन ही नहीं बन रहा। तो ये NADPH कहां से आता है? तो बच्चों इसका आंसर है कि ये NADPH मेसोफिल सेल में जो लाइट रिएक्शन हो रहा है वहां से ये आके, इसके लिए स्पेशल चैनल्स होते हैं, यहां से आके यहां पे यूज हो जाता है। तो इसका आंसर ये है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आए आप लोग के लिए कि एक C3 साइकिल में जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, C3 साइकिल की बात हो रही है यानी यहां की, तो इसमें 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब बनता है तो इसमें कितने एटीपी यूज होंगे और कितने NADPH के मॉलिक्यूल यूज होंगे? तो यहां से अगर आप लोग गिने 2 ATP प्लस 1 ATP, 3 ATP एक साइकिल में यूज होती है। तो ग्लूकोज जो है ये 6 साइकिल में बनता है। 6 3 18 ATP जो है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने में सर्व हो जाते हैं C3 साइकिल में। और NADPH कितने यूज होते हैं? एक साइकिल में 2 NADPH यूज होता है। तो ऐसे 6 साइकिल जब घूमते हैं तो 2 6 12 NADPH यूज हो जाते हैं C3 साइकिल में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने में। तो बच्चों अगर आप लोग के लिए क्वेश्चन आए कि C4 प्लांट्स में जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें कितने एटीपी ज्यादा यूज हो जाते हैं? मोर देन जो है C3 प्लांट्स में जो 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। क्वेश्चन क्या है? जब C4 प्लांट्स में 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें कितने एटीपी ज्यादा यूज हो जाते हैं C3 प्लांट्स में जब 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है? तो बच्चों अब इसका आंसर हम कैसे देंगे? यहां पे 1 पहले हम मालूम करेंगे C4 प्लांट में 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इसमें कितने एटीपी यूज होते हैं? 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहां पे हम गिन लेते हैं 2 ATP प्लस 1 ATP प्लस 2 ATP यानी 5 ATP एक चक्कर में, 5 ATP एक चक्कर में। इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 6 30 ATP जो है C4 प्लांट में 1 ग्लूकोज में यूज हो जाते हैं। अब C3 प्लांट्स का क्या है? यहां पे 2 ATP 1 ATP, तो 3 ATP जो है एक साइकिल में यूज होते हैं। 6 साइकिल में कितने यूज होंगे? 6 3 18 ATP 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने में। अब C4 प्लांट्स में 30 ATP एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने में यूज हुए और 18 ATP C3 प्लांट्स में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने में यूज हुए। तो 30 से अगर हम 18 को माइनस कर लें तो यहां पे 2 आएगा और 1। तो C4 प्लांट्स जो है ये 12 ATP ज्यादा यूज कर लेते हैं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने में C3 प्लांट से। तो बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 12 ATP जो है ये ज्यादा यूज हो जाते हैं C4 प्लांट्स में, यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब C4 प्लांट्स में बनता है तो उसमें 12 ATP ज्यादा यूज हो जाते हैं एज कंपेयर टू C3 साइकिल के या C3 प्लांट्स के। तो बच्चों हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो C4 प्लांट्स हैं वो एनर्जी भी ज्यादा यूज करते हैं और इसके साथ ग्लूकोज भी ज्यादा मिकदार में बनाते हैं, क्योंकि C4 प्लांट्स में कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। जब फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती तो ग्लूकोज है ये दर से बन रहा होता है। तो बच्चों यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को क्विट करना चाहूंगी क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर पे मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे लेक्चर्स आप लोग कंप्लीट देगा करें, कुछ ना कुछ आप लोग को इससे जरूर फायदा होगा क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आप लोग को पढ़ाती हूँ। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।